हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जल प्रदूषण। जीवन के लिए जल बहुत ही ज़रूरी है। हम जल को साधारणतः शुद्ध मानते हैं, परंतु हमें जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। जल का प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा शुरू होता है, यानी इसको अशुद्ध करने वाला कौन है? मानव है। विभिन्न प्रक्रमों और साधनों से प्रदूषण सतह या भूम यानी भूमि का जल तक प्रदूषण पहुंचता है। प्रदूषण के सुज्ञात स्रोत या स्थापना को बिंदु स्रोत कहा जाता है। उदाहरण के लिए नगरपालिका पाइप या औद्योगिक अपशिष्ट विसर्जन पाइप, जहां से प्रदूषक जल स्रोत में प्रवेश करते हैं। प्रदूषण के अबिंदु स्रोत भी हैं, जहां पर प्रदूषण का स्रोत आसानी से पहचाना न जा सके, जैसे कृषि अपशिष्ट हैं, खेतों, जानवरों और कृषि भूमि से। अम्ल वर्षा है, तीव्र जल निकासी, गलियां, उद्यान, लॉन आदि हैं। और सारणी एक दी है जिसमें जल स्रोत के मुख्य प्रदूषण और उसके स्रोत बताए गए हैं। तो वो सारणी अपनी जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं और प्रदूषक कौन कौन से हैं। तो मुख्य जल प्रदूषक पहला है अपना सूक्ष्म जीव हैं। वो क्या हैं? मुख्य जल प्रदूषक। तो सूक्ष्म जीव में घरेलू सीवरेज है, वो आएगी। फिर कार्बनिक अपशिष्ट, घरेलू सीवरेज, पशु अपशिष्ट, सड़े हुए मृत पशु अथवा पौधे अथवा खाद्य संसाधन, कारखानों में विसर्जित रासायनिक उर्वरक, ये हैं कारखानों में उत्सर्जित या विसर्जित पदार्थ। फिर है पादप पोषक। पादप पोषक में मतलब पौधों को पोषण के लिए जो देते हैं अपन, वो है रासायनिक खाद वगैरह। फिर है विषाक्त भारी धातुएं, उद्योग तथा रसायन कारखाने। फिर है तलछट, कृषि तथा विपट्टी खनन के कारण मृदा का प्रदन होना, ये तलछट आ जाएगा। फिर है पीड़कनाशी, ये भी हम किस में डालते हैं? खरपतवार को नष्ट करने के लिए फसल में डालते हैं। तो कीटों, कवक, खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होने वाले रसायन हैं, उनको कहेंगे पीड़कनाशी। अब रेडियोधर्मी पदार्थ, यूरेनियम युक्त खनिजों का खनन है, वो कहलाएगा रेडियोधर्मी पदार्थ। फिर है ऊष्मा भी क्या है? प्रदूषक है। ऊष्मा से भी प्रदूषण फैलता है। औद्योगिक कल कारखानों तथा ठंडे पानी का उपयोग है, उससे प्रदूषण फैलता है। अब है अगला बिंदु, जल प्रदूषण के कारण क्या हैं? जल प्रदूषण के कारण क्या हैं? पहला कारण है रोगजनक। क्या है? रोगजनक। सबसे ज़्यादा गंभीर जल प्रदूषक रोगों के कारकों को रोगजनक कहा जाता है। रोगजनकों में जीवाणु हो सकते हैं और अन्य जीव भी हो सकते हैं, जो घरेलू सीवरेज और पशु अपशिष्ट द्वारा जल में
प्रवेश कर जाते हैं। मानव का अपशिष्ट है वो एशरिकिया कोली और स्ट्रेप्टोकोकस फेकेलिस आदि इस गंदे सीवरेज में जीवाणु होते हैं जो जठरांत यानी आमाशय की बीमारियों के कारक होते हैं। दूसरा है अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ। अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ हैं वो भी जल प्रदूषक के रूप में जल का प्रदूषण फैलाते हैं। तो इसमें पत्तियां होंगी, घास फूस होगा, कूड़ा करकट होगा, ये जल को प्रदूषित करते हैं। जल में पादप प्लवकों की संख्या बढ़ोतरी भी जल प्रदूषण का एक कारण है कि पौधों में तैरने वाले जो पौधे हैं वो जल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो जाएं, तो वो भी एक प्रदूषण का कारण बनता है। फिर है बैक्टीरिया की वृत्त संख्या। बैक्टीरिया की बहुत बड़ी संख्या जल में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करती है और ये जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करती है। तो जल विलयन में घुलित ऑक्सीजन सीमित होती है। जल में विलेय जो ऑक्सीजन है वो सीमित मात्रा में होती है। ठंडे जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 10 ppm तक हो सकती है, जबकि वायु में ये करीब कितना हो गया 2 लाख ppm है। यही कारण है कि जल में कार्बनिक पदार्थ के अपघटित होने की थोड़ी सी मात्रा भी इसमें ऑक्सीजन का क्षय कर सकती है और जल में घुलित ऑक्सीजन जल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 6 ppm से नीचे आ जाएगी तो मछलियों का विकास है वो रुक जाएगा। मछलियों का विकास रुक जाएगा। आगे है जल में ऑक्सीजन या तो वातावरण से या कई जलीय पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम से पहुंचती है। रात में प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है परंतु पौधे श्वसन क्रिया करते हैं जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन कम हो जाती है और घुलित ऑक्सीजन सूक्ष्म जीवाणुओं और कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण में भी बहुत उपयोग में ली जाती है। क्या करते हैं, जो घुलित ऑक्सीजन है वो सूक्ष्म जीवाणुओं और कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण में भी उपयोग में आती है। यदि जल में बहुत अधिक कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाएं तो उपलब्ध सारी ऑक्सीजन, जो पूरी ऑक्सीजन हमें उपलब्ध हो रही है, वो उपभोगित हो जाएगी। इसका परिणाम ऑक्सीजन आश्रित जलीय जीवन की मृत्यु है। जो ऑक्सीजन पर आश्रित हैं वो सारे जलीय जीव क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इस प्रकार अर्धायु जीवाणु जिन्हें ऑक्सीजन की अवायु जीवाणु जिनमें वायु की या ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, कार्बनिक अपशिष्ट या विखंडन प्रारंभ कर देते हैं। कार्बनिक अपशिष्ट का विखंडन प्रारंभ कर देते हैं एवं इसमें दूषित गंध वाले रसायन भी उत्पन्न हो जाते हैं जो मानव स्वास्थ्य को क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। वायु यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले जीवाणु इन कार्बनिक अपशिष्टों का विघटन करके जल में ऑक्सीजन रहित कर देते हैं। जल के एक नमूने के निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को विखंडित करने के लिए जीवाणु द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को हम जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहते हैं और इसको BOD भी कहते हैं। जैव रासायनिक का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। B से बायोकेमिकल, O से ऑक्सीजन, D से डिमांड। अतः जल में BOD की मात्रा कार्बनिक पदार्थ को जैवीय रूप में विखंडित करने के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन की मात्रा जितनी होगी, स्वच्छ जल की BOD का मान कितना होता है, 5 ppm से कम होता है, जबकि अत्यधिक दूषित जल में ये 17 ppm या इससे भी अधिक पाया जाता है। तीसरा है
रासायनिक प्रदूषक। ये हमें पहले से ही पता है कि जल एक अच्छा विलायक भी है। जल में विलय अकार्बनिक रसायन जिसमें भारी धातुएं आ जाती हैं, कैडमियम, मरकरी, निकिल और महत्वपूर्ण प्रदूषक भी आते हैं। ये सभी धातुएं हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि हमारा शरीर इन्हें विसर्जित नहीं कर सकता। समय के साथ इनकी मात्रा स्वीकार्य सीमा के ऊपर हो जाती है, तब ये प्रदूषक धातुओं, वृक्कों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, लीवर आदि को नुकसान पहुंचाते हैं। खदानों के सीवरेज से प्राप्त अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, या विभिन्न स्रोतों से प्राप्त लवण जिनमें ठंडे मौसम में हिम तथा बर्फ को पिघालने वाले लवण हैं, सोडियम और कैल्शियम क्लोराइड, जल में विलेय प्रदूषक हैं। प्रदूषण जल में पाए जाने वाले अन्य सामूहिक कार्बनिक रसायन हैं, यानी प्रदूषित जल में पाए जाने वाले अन्य समूह कार्बनिक रसायन हैं। पेट्रोलियम उत्पाद जो कि समुद्रों में बड़े तेल के बहाव जल के कई स्रोतों को दूषित कर देते हैं, दूसरे गंभीर प्रभाव भी डालते हैं। और इसमें कार्बनिक यौगिकों में कीटनाशक भी हैं जो स्प्रे द्वारा भूमि में नीचे आ जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के औद्योगिक रसायन हैं, वो क्या करेंगे, जैसे पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, इसको भी पीसीबी याद रखेंगे। पीसीबी कितना है, एक्स, और घात कितनी है, वाई, जो एक विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है। अपमार्जक एवं उर्वरक की जल स्रोतों की श्रेणी में ये सम्मिलित हैं। पीसीबी संभावित कैंसरजन्य है। आजकल उपलब्ध अधिकांश अपमार्जक जैव अपघटनीय हैं, फिर भी इनका उपयोग अन्य समस्याएं उत्पन्न करता है। अपघटन करने वाले जीवाणु इन अपमार्जकों से भोजन प्राप्त करके तेजी से बढ़ते हैं, अपनी क्या करते हैं, तेजी से बढ़ोतरी करते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण तेजी से बढ़ोतरी करते हैं। कहाँ गया, तेजी से बढ़ते हैं और बढ़ोतरी करने में वे जल में उपस्थित समस्त ऑक्सीजन का भी उपयोग कर लेते हैं। खुद अपनी वृद्धि प्रजनन करते हैं तो क्या करेंगे, वो सारी ऑक्सीजन भी ले लेंगे। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जलीय जीव हैं, जैसे पौधे हैं, मछलियां हैं, वो मर भी सकते हैं। तो उर्वरकों में फॉस्फेट यौगिक के रूप में होती है, और जल में फॉस्फेट का योग शैवाल की बढ़ोतरी को सहयोग करता है। शैवाल की ये प्रचुर बढ़ोतरी जलीय सतह को ढक लेती है तथा जल में ऑक्सीजन की सानुता या तनुता बहुत कम हो जाती है। फलस्वरूप अवास्तविक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये दुर्गंधयुक्त सड़न पैदा होती है और जलीय जंतुओं के मृत्यु का कारण भी बन जाती है। इस प्रकार ये पुष्पकुंजग्रस्त जल अन्य जीवों में वृद्धि को रोकता है। जल निकायों में पौष्टिक अभिवृद्धि के फलस्वरूप ऑक्सीजन की कमी के कारण सुपोषण या न्यूट्रिफिकेशन कहते हैं। तो जल के फिर अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या क्या हैं, कौन सा जल शुद्ध जल गिना जाएगा और कौन सा अशुद्ध। पेयजल के अंतर्राष्ट्रीय मानक जिनका पालन होना चाहिए वो हैं, पहला फ्लोराइड है कि फ्लोराइड आयन सांद्रता के लिए पेयजल का परीक्षण होना चाहिए। पेयजल में इनकी कमी वायुमंडल के लिए हानिकारक है और कई बीमारियां जैसे दांतों का क्षय वगैरह है, हड्डियों का कमज़ोर होना आदि कारण बन जाता है। अधिकांश पेयजल में विलयशील फ्लोराइड मिलाया जाता है जिससे इसकी सांद्रता 1 ppm अथवा 1 मिलीग्राम डेसीमीटर इनवर्स हो जाए। फ्लोराइड आयन दांतों के इस्तेमाल
यानी फ्लोराइड आयन दांतों के इनेमिल की सतह में हाइड्रोक्सी एपेटाइड, सूत्र याद करना पड़ेगा। हाइड्रोक्सी तो ये हो गया OH होल ट्वाइज, Ca कैल्शियम, और हाइड्रोक्सी एपेटाइड का सूत्र है 3Ca3PO4 होल ट्वाइज। को फ्लोरो एपेटाइट यही है, Ca3PO4 CaF2 हो गया। अब यहाँ Ca के बाद OH था ना, OH की जगह क्या है F2 आदि में परिवर्तित करके कड़ा कर देता है। यद्यपि फ्लोराइड आयनों की 2 ppm से अधिक की सांद्रता दांतों के लिए भूरे बरकुरन उत्पन्न करता है। साथ ही फ्लोराइड का अधिक्य होगा, अगर अधिक्य 10 ppm से अधिक है तो हड्डी और दांतों की हड्डियों पे और दांतों पे हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। किस पे? हड्डियों पे और दांतों पे। जैसा कि राजस्थान के कुछ भागों में इतने गंदे दांत रहते हैं लोगों के। अब है लेड। जब जल परिवहन के लिए लेड पाइप का उपयोग कर रहा है तब जल लेड से दूषित हो सकता है। पीने के जल में लेड की निर्धारित ऊपरी सीमा है वो 50 ppb है। लेड किडनी, लीवर और पुनरुत्थान तंत्र को हानि पहुंचा सकता है। सल्फेट। जल में सल्फेट का अधिक्य यानी 7500 ppm तक किधर रह गया वो? इतना ही करते हैं, फिर आज इतना ही करेंगे।